Hi everyone, welcome back. We are discussing Unit 1 of Macroeconomics, wherein we have already discussed about the Keynesian consumption function and we started with the Ewing-Fisher's intertemporal choice. अभी तक हमने intertemporal choice में budget constraint discuss कर लिया है और indifference curves discuss कर लिए हैं and optimization discuss किया है. Now, in today's class, we will discuss that how the changes in the income that affect the कंजम्पशन इन बोथ द पीरियड्स. इंटरटेम्पोरल कंजम्पशन का मतलब होता है कि जो इनकम है कंज्यूमर की वो कैसे इफेक्ट करती है कंजम्पशन को इन बोथ द टाइम पीरियड्स, और अगर वो इनकम चेंज हो जाती है तो फिर हमारा कंजम्पशन कैसे चेंज होता है. सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग. एक बार थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं एंड देन वी विल डिस्कस इट. सो वी से दैट an increase in either Y1 or Y2 shifts the budget constraint outward. अगर हमारा, मैं साथ साथ आपको ड्रॉ करके भी बता देती हूँ. सपोज अगर हमारा बजट कॉन्स्ट्रेंट कुछ ऐसा है, सो हेयर वी से दैट दिस इज आवर डाउनवर्ड स्लोपिंग बजट कॉन्स्ट्रेंट. जब भी कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होता है तो ये नेचुरली आउटवर्ड शिफ्ट हो जाता है ना. पैरेलल आउटवर्ड शिफ्ट हो जाता है. दिस इज व्हाट वी आर सेइंग. एंड देन the higher the budget constraint allows the consumer to choose a better combination of consumption in time period 1 and consumption in time period 2. Naturally, जितना ज़्यादा हमारा income increase होएगा उतना ही ज़्यादा हमारा consumption increase होएगा first time period में and second time period में. So that is the consumer now reach a higher indifference curve. तो जो हमने ये डायग्राम बनाया था, इन दिस डायग्राम वी से दैट इनिशियली अगर हमारा कंजम्पशन अगर हमारा कंजम्पशन, दिस इज आवर इंडिफरेंस कर्व, तो हम एक हायर इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच जाते हैं. से फ्रॉम पॉइंट ए वी रीच टू पॉइंट बी. पॉइंट ए पे अगर हम कंज्यूम कर रहे थे, सपोज एक्स एक्सिस पे कंजम्पशन इन टाइम पीरियड 1 है, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन इन टाइम पीरियड 2 है, तो हम ए पे कंज्यूम कर रहे थे सपोज 20 यूनिट्स, और सपोज 20% अपनी इनकम हम टाइम पीरियड 1 में स्पेंड कर रहे थे एंड रिमेनिंग 80% हम कंज्यूम कर रहे थे टाइम पीरियड 2 में. अब हमने बोला हमारी इनकम इंक्रीज हो गई है, सो एज अ रिजल्ट हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज हो गया है और हम IC1 से IC2 पे पहुंच गए हैं एंड नाउ आवर कंजम्पशन हैज इंक्रीज टू अ हायर यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर. So this is what we mean by that we reach on a higher indifference curve. So under the assumption that C1 and C2 both are normal goods, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक inferior good हो जाएगा तो जब inferior good का क्या condition characteristic होता है कि जब भी हमारी income increase करती है तो inferior good का consumption reduce करता है. तो उस केस में ये चीज applicable नहीं होगी अगर हमारा consumption in time period 1 या consumption in time period 2 दोनों में से हम किसी भी good को inferior good बोल देंगे, तो फिर हमारा दोनों का कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होगा. जो इंफीरियर गुड होगा उसका कंजम्पशन, उस टाइम पीरियड का कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगा. सो वी से दैट रिगार्डलेस कि हमारी इनकम टाइम पीरियड 1 में इंक्रीज हो रही है या टाइम पीरियड 2 में इंक्रीज हो रही है, कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन को दोनों ही पीरियड में इंक्रीज करता है और इसको बोला जाता है कंजम्पशन स्मूथिंग, कि वो स्मूथली अपनी कंजम्पशन को डिस्ट्रीब्यूट करता है, इंक्रीज करता है दोनों टाइम पीरियड में. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल एग्जांपल सो दैट इट बिकम्स मोर क्लियर टू यू. सपोज वी आर सेइंग that the consumer's income in time period 1 is 1000 rupees and his consumption in time period 1 is suppose 500 and consumption in time period 2 is also suppose 500. वो equally distribute करता है. Now suppose income in time period 2 increases to 2000. So consumption in time period 1, again we are considering कि दोनों ही हमारे normal goods हैं. So consumption in time period 1 increases to 750 and consumption in time period 2 also increases to 750. इसका मतलब जो ये इनकम का इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से कंजम्पशन इन टाइम पीरियड 1 एंड कंजम्पशन इन टाइम पीरियड 2 दोनों ही इंक्रीज हुए हैं. इसको हम बोलते हैं कंजम्पशन स्मूथिंग.
ठीक है। और अगर इसी को हमें प्लॉट करना है सपोज, सो वी कैन प्लॉट इट से ऑन एक्स एक्सिस. On x-axis, we are taking consumption in time period 2. On y-axis, we are taking consumption. On x-axis, we are taking consumption in time period 1, and on y-axis, we are taking consumption in time period 2. तो ये हमारा बजट कॉन्स्ट्रेंट है. ठीक है. और ये बजट कॉन्स्ट्रेंट पैरेलली आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा अगर हमारी इनकम इंक्रीज करेगी. तो पहले अगर हम इस ए पॉइंट पे एन इंडिफरेंस कर्व 1 पे कंज्यूम कर रहे थे 500, तो अब हम एक हायर इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच जाएंगे एंड वी विल कंज्यूम 750 इन टाइम पीरियड 1 एंड 750 इन टाइम पीरियड 2. ओके. सो अब हमारा ये जो इनकम इंक्रीज हुआ था, हमने यहाँ एग्जांपल लिया था कि ये टाइम पीरियड 2 में इंक्रीज हुआ था, बट हो सकता है ये टाइम पीरियड 1 में भी इंक्रीज हो. सो इररिस्पेक्टिव कि हमारा इनकम कौन से टाइम पीरियड में इंक्रीज हो रहा है, कंजम्पशन हमारी दोनों ही टाइम पीरियड में इंक्रीज करेगी. Let us continue. So this is termed as consumption smoothing. Consumption smoothing से कई बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है या शॉर्ट नोट लिखना आ जाता है. So let us continue. Thus, we say that the Fisher's intertemporal choice theory says that consumption depends on the present value of current as well as future income. जो हमने डिस्कस किया था कि जो बेसिक डिफरेंस है किनीजियन थ्योरी का और फिशर्स थ्योरी का, वो ये है कि किनीजियन थ्योरी तो जो किनीजियन थ्योरी बोलता है कि कंजम्पशन एक टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है कि उस टाइम पीरियड पे हमारी इनकम कितनी है. बट फिशर्स थ्योरी ये बोलता है कि हम लोग कंज्यूम करते हैं इन प्रेजेंट टाइम पीरियड एंड इन फ्यूचर टाइम पीरियड डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी कंबाइंड इनकम कितनी होती है. सो सिर्फ करंट लेवल ऑफ इनकम नहीं, बल्कि फ्यूचर में भी जो हम इनकम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो भी इन्फ्लुएंस करता है हमारे कंजम्पशन डिसीजंस को. सो दैट इज व्हाई इट इज सेड that consumption depends on the present value of both the current income as well as the future income. सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम हम कैसे निकालेंगे, y1 मतलब जो हमारी अभी करंट इनकम है, और अगर उसको y2 जो हमारी नेक्स्ट लेवल की इनकम है उसको भी हम अभी कंज्यूम कर लेंगे तो हमें कितना इंटरेस्ट रेट बेसिकली पे करना पड़ेगा. ये हमने इंटरसेप्ट डिस्कस करते टाइम डिस्कस किया था अरविंद फिशर की थ्योरी में व्हेन वी स्टार्टेड दिस थ्योरी, जो हमने इंटरसेप्ट लिए थे. सो दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम. So we say that the difference between Keynes and Fisher's theory is that Keynes pointed out that a person's current consumption depends largely on his current income only. But Fisher's model states that instead consumption is based on the resources, that is income, the consumer expects over his entire lifetime. So this is the basic difference between the Keynesian consumption function and the Irving Fisher's consumption function. So the students who have not done Keynesian consumption function, please उसको भी रेफर कर लो. और ये जो present value है, इससे पहले I think 2 लेसन हम already discuss कर चुके हैं Irving Fisher की theory के लिए. So you can go through those 2 lessons and then you can again refer to this lesson. It will make your concepts more clear. In the next lesson, we will discuss that how the changes in the real interest rate affects the consumer's decision of consumption. हमने इस थ्योरी में ये एक्सपेक्ट किया है कि एक कंज्यूमर या तो सेवर हो सकता है या बोरोवर, और हम यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करते हुए चल रहे हैं कि कंज्यूमर सेवर है. तो अगर कंज्यूमर सेवर है और रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर जाता है तो क्या इफेक्ट होगा कंजम्पशन पे, और रियल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर जाता है तो क्या इफेक्ट होगा कंजम्पशन पे. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें डायग्राम भी आता है, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लेके हम इसको डिस्कस करते हैं. So for this you can refer to the next lesson that we will do. Apart from this, the notes of this today's lesson, इसका PDF Google Drive link I will upload in the description. आप वहाँ से download कर सकते हो. And there is also a Telegram link that you can join for various updates associated with macroeconomics and other topics that we do here. If you have any doubt, you can post it in the comment section. All the best for your preparation, and I'm trying my best कि आपके एग्जाम से पहले आपकी सारी चीजें अपलोड हो जाए so that you can score good marks. And hopefully ये फिशर्स की थ्योरी कंप्लीट करने के लिए we will take I think 2 classes more. एक में रियल इंटरेस्ट रेट डिस्कस करेंगे और एक में बोरोइंग कॉन्स्ट्रेंट डिस्कस करेंगे, जिसमें बाइंडिंग बोरोइंग कॉन्स्ट्रेंट एंड नॉन बाइंडिंग बोरोइंग कॉन्स्ट्रेंट होगा.
So 2 क्लास के बाद then आपका permanent income hypothesis and I think life cycle is already uploaded in this playlist, and then we will start with the investment theories. So again, all the best. Take care, everyone. And do let me know if you have any kind of doubt.